जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, हमने 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बिलियन शुरू कर दिया है, जिसमें हमने 2 लेक्चर पढ़ा भी दिया है। आज हमारा तीसरा लेक्चर शुरू हो रहा है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है अणुसंख्य गुण। दोस्तों, पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है अणुसंख्य गुण। अणु संख्य गुण आपको पहले ही दिख रहा, अणु प्लस संख्या, अणुओं की संख्या, गुण यानी कि विशेषता। तो मतलब कि वे विशेषताएं या वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्य गुण कहते हैं। अब एक बार पढ़ लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है बिलियन। बिलियन के वे भौतिक गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्य गुण कहलाता है। यानी कि बिलियन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्य गुण कहते हैं। अब अणुओं की संख्या कैसे देखें? जैसे कि विलेय होता है, सॉरी, विलायक होता है और विलयन। तो विलायक में वाष्प दाब कम होता है और विलेय में वाष्प दाब अलग ही होता है। तो सब में वाष्प दाब कम या ज्यादा होता रहता है। ये किस पर निर्भर करता है? विलेय के अणुओं की संख्या पर। क्वथनांक जो होता है विलायक में कम होता है, विलयन में जाके बढ़ जाता है। ये किस पर निर्भर करता है? विलेय के कणों की संख्या पर। तो विलयन के वे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्य गुण कहते हैं। अणुसंख्य गुण विलेय के कणों की प्रकृति पर, संगठन पर या संरचना पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि जो अणुसंख्य गुण है वो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि प्रकृति पर, ना कि संगठन पर और ना ही संरचना पर, किसी और पर निर्भर नहीं करता है। ये 4 प्रकार के होता है। यानी कि जो अणुसंख्य गुण है ये 4 प्रकार का होता है। जैसे कि नंबर 1 पर है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन मतलब बढ़ना, क्वथनांक का बढ़ना। नंबर 3 है हिमांक का अवनमन, यानी कि हिमांक का कम होना। और 4 है परासरण दाब। अब हम इन चारों को एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। आप सबसे पहले पढ़ लेते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब यहाँ पर जैसे लिखा है, द्रव की सतह पर उपस्थित अणु वाष्पीकृत होकर द्रव के ऊपर खाली स्थान पर एकत्रित हो जाता है तथा पुनः वाष्प द्रव की अवस्था में आ जाता है। साम्य अवस्था में स्थिर ताप पर उत्पन्न वाष्प दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। देखिए, जैसे आप एक गिलास में पानी लीजिए और पानी को किसी बर्तन से ढक दीजिए, तो पानी का जो ऊपरी सतह है वह धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर के जिस बर्तन से आप ढके रहेंगे वहां जाकर एकत्रित हो जाएगा। ऊपर ऊपर जो खाली स्थान होगा वहां पर एकत्रित हो जाएगा। और जहां मौसम ठंडा होने लगा, फिर से वो भाप जो होता है पानी के रूप में बदलने लग जाता है। तो पानी से वाष्प बनने तथा वाष्प से पानी बनने की जो दर होगी, यदि ये दर दोनों बराबर है, तब इसे कहेंगे साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था की स्थिति में एक दाब उत्पन्न होता है, वाष्प दाब उत्पन्न होता है, उसे ही द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द्रव की सतह पर उपस्थित अणु वाष्पीकृत होकर द्रव के ऊपर खाली स्थान पर एकत्रित हो जाता है तथा पुनः वाष्प द्रव की अवस्था में आ जाते हैं। साम्य अवस्था में स्थिर ताप पर उत्पन्न वाष्प दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब यहाँ पर है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम है इसी से रिलेटिव है। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील तथा अनअपघट्य पदार्थों के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट बी तथा विलयन का वाष्प दाब PS है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि राउल्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे। राउल्ट नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि किसी विलयन का जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो होता है, वह विलयन में मिलाए गए विलेय पदार्थ के
मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे कोई पानी है और पानी में आप चीनी मिला दिए, तो पानी क्या है? विलायक, और चीनी क्या है? विलेय। अब वो बन गया विलयन। तो विलयन में जो वाष्प दाब उत्पन्न हुआ है, जो वाष्प दाब उत्पन्न हुआ है, वो विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ये राउल्ट का नियम है। राउल्ट के नियम एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व अवाष्पशील तथा अनअपघट्ट विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर है, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 से दर्शाएं तथा विलयन का वाष्प दाब PS से दर्शाएं, तब क्या होगा? तब हम सूत्र अब देखते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, तो आपको पता ही है कि जो विलायक होता है, विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, तो विलायक का वाष्प दाब किससे दर्शाते हैं? P0 B। और विलयन का वाष्प दाब कम होता है, तब इससे PS से दर्शाते हैं। तो जो ज्यादा है उसी में से कम को घटा देंगे, ये हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन अगर पूछे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन मतलब विलायक के वाष्प दाब की तुलना में, यानी कि तुलना में, तो यहाँ पर हो जाएगा P0 B माइनस PS अपान P0 B, यानी कि आपेक्षिक, यानी कि अपेक्षाकृत तुलना में पूछ रहा है, तो तुलना में पूछेगा तो P0 B नीचे भी चला आएगा। और यहाँ पर तीसरा है, राउल्ट के नियमानुसार। राउल्ट के नियमानुसार क्या है? तो राउल्ट के नियमन ने कहा था कि जो किसी विलयन में जो उत्पन्न आपेक्षिक अवनमन होता है, वो विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो आपेक्षिक अवनमन, पहले हम आपेक्षिक अवनमन का सूत्र लिख लेते हैं, P0 B माइनस PS अपान P0 B। ये किसके बराबर होगा? मोल प्रभाज के। किसके मोल प्रभाज के? विलेय के मोल प्रभाज के। तो विलेय को किससे दर्शाते हैं? XA। अब XA को अगर हम खुलकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? P0 B माइनस PS अपान P0 B बराबर, अब इसको अगर हम खोल कर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा जैसे NA अपान NA प्लस NB हो जाएगा। यदि हम NA को नगण्य मान लें, जैसे कि बहुत कम होता है तो नगण्य मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं NA बराबर नगण्य, नगण्य मान लेते हैं। तो ऊपर वाला तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर जीरो होने का मतलब पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला NA हम जीरो कर देंगे। तो नीचे वाला NA जो होता है इसे जीरो कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा P0 B माइनस PS अपान P0 B अपान NA अपान NB। ये हो जाएगा इसका सूत्र। आप इसे समझ सकते हैं कि जो P0 B है, जो P0 B है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, अभी हमने ऊपर बताया था। PS जो है विलयन का वाष्प दाब है, हमने ऊपर बताया था। XA जो है वो विलेय का मोल प्रभाज है, XA विलेय का मोल प्रभाज है जो यहाँ पर है। NA विलेय के मोलों की संख्या है और NB विलायक के मोलों की संख्या है। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और टॉपिक है इसी से रिलेटिव, आदर्श विलयन तथा अनादर्श। तो आदर्श विलयन जो है वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। यानी कि जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहेंगे। जो राउल्ट का नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहेंगे। इसमें पहला है डेल्टा P
डज नॉट जीरो, यानी कि जो डेल्टा पी है यानी कि वाष्प दाब में परिवर्तन है वह जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि वाष्प दाब में परिवर्तन कुछ ना कुछ होगा। यदि आप विलायक से विलयन बनाएंगे, विलायक से विलयन बना देंगे तो विलायक और विलयन के वाष्प दाब में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, परिवर्तन जीरो नहीं हो सकता है। दूसरा था एंथैल्पी में परिवर्तन। तो जब विलायक से विलयन बनाएंगे तो उसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आदर्श विलयन में यदि आप विलायक से विलयन बनाते हैं तो उसमें यदि वो आदर्श विलयन है तो उसमें वाष्प दाब में परिवर्तन होगा और एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि परिवर्तन जीरो रहेगा। डेल्टा बी बराबर जीरो, यानी कि उसका जो आयतन है, आयतन जैसे जो होता है विलायक आप 1 लीटर ले लिए और 100 ग्राम चीनी मिला दिए, विलयन बना तो वो 1100 ग्राम होगा ही होगा, आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये उन्होंने कहा था। उदाहरण है नंबर 1 मेथेनॉल तथा एथेनॉल का मिश्रण, नंबर 2 बेंजीन तथा टॉलुइन का मिश्रण, और नंबर 3 पर है ब्रोमोएथेन तथा आयोडोएथेन का मिश्रण। नंबर तीसरा पर है ब्रोमोएथेन तथा आयोडोएथेन का मिश्रण। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से तैयार करके रखें। चलते हैं अनादर्श विलयन पर। यहाँ पर है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसमें डेल्टा पी बराबर जीरो, यानी कि वाष्प दाब में परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप विलायक से विलयन का निर्माण करते हैं तो उसके वाष्प दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना वाष्प दाब विलायक में था उतना ही वाष्प दाब विलयन में होगा। नंबर दूसरा पर है डेल्टा एच डज नॉट जीरो, यानी कि एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा जरूर। और नंबर 3 है डेल्टा वी बराबर डज नॉट जीरो, यानी कि आयतन में भी परिवर्तन होगा कुछ ना कुछ, जबकि उसमें क्या था अनादर्श विलयन में कि वाष्प दाब में परिवर्तन हुआ था और एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन इसमें क्या होगा वाष्प दाब में परिवर्तन नहीं हुआ है, बाकी दोनों में परिवर्तन हुआ है। उदाहरण से एथेनॉल का बेंजीन के साथ मिश्रण। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, आपने वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ लिया, उससे रिलेटिव सारी चीजें पढ़ लिया। अब है वह क्वथनांक का उन्नयन। देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, जैसे आप पानी को उबाले, पानी को उबाले तो पानी जिस तापमान पर उबलता है उसे क्वथन कहते हैं, उसे क्वथन कहते हैं। तथा एक मिनट, जैसे यहाँ पर है क्वथनांक का उन्नयन। अब देखिए जैसे आप पानी को उबालने लग गए, पानी कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो कोई भी द्रव जिस तापमान पे उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। लेकिन अगर आप विलायक से विलयन का निर्माण करेंगे तो विलायक का क्वथनांक अलग होगा और विलयन का क्वथनांक अलग होगा, तो दोनों के क्वथनांक में जो अंतर होता है, जो क्वथनांक बढ़ जाता है उसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। विलायक का क्वथनांक कम होता है तथा विलयन का क्वथनांक अधिक होता है, दोनों के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि द्रव जिस ताप पे उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं, और जो विलायक होता है इसका तापमान कम होता है और विलयन का तापमान अधिक होता है, तो जो तापमान बढ़ जाता है, जितना बढ़ता है उसे ही कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, यानी क्वथनांक का बढ़ना। यदि विलायक का क्वथनांक T1 है, यदि हम विलायक का क्वथनांक T1 से दर्शाएं तथा विलयन का क्वथनांक T2 से दर्शाएं तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि हम
बड़े में से छोटा घटा देंगे, तब पता चल जाएगा कि इसका क्वथनांक का उन्नयन कितना है। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वह मोललता के समानुपाती होता है। मोललता यानी कि जो उसमें पदार्थ डाला गया है, जैसे कि आप पानी में चीनी मिलाएं, जो विलेय है तो विलेय का जो मोललता होता है उसके समानुपाती होता है। तो क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। तो इसे कैसे लिखेंगे? डेल्टा टी बी प्रपोर्शनल एम, डेल्टा टी बी प्रपोर्शनल एम। और जब प्रपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी बराबर के बी एम। और जहां पर जो के बी है वो क्या है? के बी है जहां के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो यहाँ पर के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और जो डेल्टा टी बी है ये क्वथनांक का उन्नयन है, और एम जो है ये मोललता है। और यदि मोललता का मान 1 हो तब क्वथनांक का उन्नयन कितना होगा? डेल्टा टी बी बराबर के बी, डेल्टा टी बी बराबर के बी। आपको अंततः सूत्र यही मिलेगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।